नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। और डिकोड एग्जाम पर हम लोग करते थे डेली करंट अफेयर्स की क्लास, लेकिन आरओ के एग्जाम के पहले क्लास ये आपकी जो है रोक दी गई थी, यानी कि हमने नहीं कराया था। हम लोग वार्षिक रूप से करंट अफेयर्स कर रहे थे और मैंने आपसे वादा किया था कि आपके एग्जाम के बाद जो है फाइनली हम लोग पुनः से मिलेंगे और डेली सुबह 8 बजे जो है हम लोग करंट अफेयर्स क्लास किया करेंगे। तो आज चूंकि पहला दिवस है एग्जाम के बाद, हालांकि आज लेट हो गया, हालांकि हमने आपसे कहा था कि 8 बजे हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन ठीक है कुछ इश्यूज की वजह से नहीं हो पाया 8 बजे। लेकिन कल से हम लोग प्रॉपर जो है सुबह 8 बजे जो है मुलाकात हमारी आपकी होगी और विगत दिवसों के आधार पर आपको बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आपको तैयारी करनी है। आपके आने वाली जो परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं, उनमें से आपका अभी पेट का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, आरओ मेंस का एग्जाम हो गया, बीपीएससी का एग्जाम हो गया और कई अन्य परीक्षाएं हैं जो एक दिवसीय परीक्षाओं के रूप में जानी जाती हैं। वह सभी परीक्षाएं लगी हुई हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद के साथ पुनः से जागृत होंगे। आरओ का भी एग्जाम हुआ, पेपर जो है इजी आया और मैं बार बार कह रहा था, मैं अपने चैनल पर भी, एचआरडीएस पर भी लाइव रहता था डेली 9:30 PM पर। मैं बार बार कहता था कि आपसे कि पीवाईक्यूज को करिए, लूसेंट को पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा घटनाचक्र का रिवीजन कीजिए, लेकिन आप लोग जो है अपने स्टैंडर्ड से अपर तैयारी कर रहे थे। देखो, हमेशा बैलेंस बना के चीजों को चलना चाहिए। कॉन्सेप्ट और फैक्ट का जो एक तरीके से जो कंबाइनेशन होता है वो आपको जरूर करके चलना चाहिए। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। अब जिनका एग्जाम हो रहा होगा, जो बॉर्डर लाइन में होंगे, वो मुख्य परीक्षा पर लग जाएं, और जिनका नहीं हो रहा होगा उनके लिए सूचना यही है कि आरओ एआरओ की नई वैकेंसी 2026 में आने के पूरे चांस हैं। इसका प्रमाण मैंने आपको दिया था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी आपको बनाया हुआ था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ पुनः से लगिए। जिनका हो रहा है वो मुख्य परीक्षा पर पूरी शिद्दत के साथ लग जाएं, जिनका नहीं हो रहा हो वो 2026 का टारगेट करके चले या अन्य किसी भी एग्जाम को और साथ में लेके चल सकते हैं। तो आज जुड़ते हैं पुनः से हम लोग और हमारा आपका साथ यूं ही बना रहेगा। मैं आपका साथ कभी छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। बीच में गैप हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन पुनः से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। और आइए सीधे आज यानी कि 12 अगस्त पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं कुछ करंट अफेयर्स। और एक बात ध्यान रखिएगा, पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स हमारा बहुत अहम होता है, क्योंकि पीसीएस में आप जानते होंगे कि प्री और मेंस दोनों में एक बड़ा रोल होता है जो है इसका। तो ऐसे में आप लोग एक कॉपी जरूर बना लीजिए, 2 कॉपी आप लोग बनाइएगा या एक ही बना लीजिए, जिसमें मैं आपको टास्क दिया करूंगा कि आपको यह काम करना है। आपको ट्रस्ट नहीं होगा, जो मैं टास्क देता था, जो चीजें मैंने की थी वो बहुत बृहद रूप में आप एग्जाम में पूछी गई हैं, लेकिन आपने नहीं किया होगा तो दिक्कत है आपके। ठीक है, आइए जुड़ते हैं और उठ जाइए, क्योंकि क्या कहा गया कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ठीक है, तो उठिए, जागिए और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, अर्थात उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वाराणि भुदत, अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। और रक्षाबंधन के बाद ये आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है, और इसके पहले आरओआर की जो नई वैकेंसी की बात की है उसकी रिकॉर्डिंग, नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो हमारे अभ्युदय बैच यानी कि आरओआर 2026 की जो नई वैकेंसी है उसके लिए आप चाहें तो आप हमारे यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं, और इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर मेंशन किए गए हैं। आप इन नंबर पर अभ्युदय बैच लिख करके आप व्हाट्सएप कर देंगे, आप पर कॉल मैसेज आ जाएगा, या फिर जो भी चीजें होंगी वो आप बाय कॉल से पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए आज के पहले टॉपिक पर आते हैं। पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई बातचीत। आप जानते होंगे इस समय मामला थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, और आप जानते होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ट्रंप साहब हैं, और ट्रंप साहब के यहाँ बड़े बिजनेसमैन हैं। और एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस माइंड का व्यक्तित्व होता है तो वो पॉलिटिक्स उस हिसाब से शायद बेहतर ना कर पाए, है ना। खैर, वो एक अलग इशू है, लेकिन आप जानते होंगे कि ये जो त्रिकोणीय संबंध बन रहा है, कौन कौन सा, अमेरिका और इंडिया और रसिया, इसमें मामला क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अमेरिका चाहता है, हे भाई साहब तुम हम ही से सब सामान खरीदो। ऐसा कैसे हो सकता है? रूस एक ऐसा देश है भारत का जो बहुत ही मित्रवत संबंध आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से स्थापित किया हुआ है। तो हम अपनी गहरी दोस्ती को छोड़ करके तुम्हारे साथ इतना जो है घुल मिल क्यों जाए भाई? तुम क्या हो, पलटने वाले व्यक्ति हो, है ना। अमेरिका एक ऐसा देश है जो पलटू राम जिसको बोल सकते हैं ना, पलटा रहता है, कभी ये कभी वो, कभी है कभी ऐसा कभी वैसा।
हम रूस के साथ अपनी डील को कैंसिल करके या अपने हम रक्षा समझौतों से लेकर के अलग अलग समझौतों के साथ जो दगाबाजी करके आपके साथ क्यों जुड़ जाए, है ना, सिंपल सी बात है। और अभी तब जब टैरिफ का मामला इस कदर चल रहा हो। टैरिफ वाला मामला आप जानते होंगे, ध्यान रखिएगा, टैरिफ पर आपके एग्जाम में एस्से पर प्रश्न आ सकता है। भाई साहब कलम और पेन मेरी क्लास में उठा लिया करो। मैं फिर से कह रहा हूं, एक एक बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर मैं फिर से एक बात बहुत ही गंभीरता पूर्वक आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने मेरी एक एक बात सुनी, समझी और कॉपी में नोट डाउन कर लिया कि हृदय सर ने यह बात मुझसे कही थी, इसको मुझे रेडी करना है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपका एग्जाम खराब हो जाएगा तो आप मुझसे मिलकर कहिएगा कि सर आपने ऐसा कहा था, सर कुछ नहीं आया। आप करते जाइए बस। तो अभी मैंने क्या बोला कि टैरिफ का मामला चल रहा है, ऐसे में आपके एग्जाम के लिए निबंध के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो टैरिफ वार है, एक तरीके से क्या, जो टैरिफ वार है इस पर जो है आप एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, या किसी ना किसी रूप में भारत की कूटनीतिक चाल पर, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अलग अलग रूप में, या भारत रसिया और अमेरिका के त्रिकोणीय संबंधों पर आपके एग्जाम में निबंध पूछ सकता है। ऐसे में आप जो है डिटेल्स में टैरिफ वार क्या है, यानी कि इस तरह जो चीज चल रही है उसका अंतरराष्ट्रीय जगत में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मंदी आ सकती है क्या, या क्या कुछ संबंध जो है आगे इससे स्थापित होने वाले हैं। तो ये सारी जानकारियां आप जो है इकट्ठा कर लीजिएगा। ये एसए के पॉइंट ऑफ से खास कर जो है अभी आरओ का जो एग्जाम देने वाले हैं इसके लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज ही कॉपी में नोट कर लीजिए इसको तुरंत, हैंड टू हैंड। ठीक है, चलिए। तो पीएम मोदी ने जो है राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया है। आप जानते होंगे भारत रूस शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में होने वाला है, ऐसे में निमंत्रण पुतिन जी को दिया गया है। राष्ट्रपति पुतिन की आखिरी भारत यात्रा आप जानते होंगे 6 दिसंबर 2021 को हुई थी, जब वे 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि चर्चाओं में रहे पुतिन साहब, तो पूछ लेगा कि भाई बताओ आखिरी बार पुतिन साहब जो है भारत कब आए थे, किस वर्ष आए थे। ऑप्शन दे देगा अलग अलग करके, आप कंफ्यूज आ जाओगे, क्योंकि दिमाग तो आपका गोलगप्पे जैसा हो गया पढ़ पढ़ के, है नहीं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हो, तो वो क्या करना भूल जाओगे। तो इस बार क्या करना है, 6 दिसंबर 2021 को आए हुए थे। ध्यान रखिएगा, इस बार जो आपने गलती यार एग्जाम में की है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रश्न जो आया था ना कि वीएचयू की स्थापना किसने की थी, सब लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी को टिक करके चले आए हुए। दिमाग इतना मैंने आपको समझाया था कि प्रश्न देख करके ही गोलगप्पा मत हो जाना, खुश मत हो जाना इतना, लेकिन जैसे ही देखे होगे दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतना आसान प्रश्न पूछ लिया, मैं नहीं बता पाऊंगा। अल्लो जी, लो पंडित मदन मोहन वाल हैं, बताओ, हम तो बीएचयू पढ़ के आए हैं। मामला गड़बड़ा करके चलाए। मैंने बार बार आपको समझाया था कि आप जब भी देखिए आसान प्रश्नों को बहुत ही शिद्दत के साथ उसे समझिए। मैं अक्सर आपको आसान प्रश्न देता था लास्ट में, याद करिए, और मैं कहता था कि ये आसान प्रश्न इसलिए मैं देता हूं आपको ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे तो जल्दबाजी में गलत करके ना आए। याद आ रहा है या दिमाग से स्लिप कर रहा है, लेकिन आपने बातों को मेरे सुना और समझा नहीं होगा। सुना समझा होगा तो गलत करके नहीं आए होंगे। ठीक है, चलिए, एनीवेज अभी भी कह रहा हूं, समय है, जाग जाओ, जो कहता हूं उसको समझ जाना। चलिए नेक्स्ट है, वहीं पर पीएम मोदी ने पिछले साल रूस के 2 महत्वपूर्ण दौरे किए, जो कौन कौन सा, जिसमें से जुलाई में 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन और अक्टूबर में कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। रूस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चाओं में है। राजधानी मॉस्को आप जानते होंगे, आधिकारिक भाषा क्या है, रसियन है, अपने आप रूसी है, मुद्रा रूसी रूबल है, और सरकार का प्रकार क्या है, संघीय अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली जो है वहां पर चलती है। ठीक है ना, जानते होंगे। सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर भी बोलते हैं, 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस सोवियत संघ का मुख्य हिस्सा बना, जो 1991 में क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था। निश्चित तौर पर आप जो है यूएसएसआर के गठन और बाकी चीजें आप जानते होंगे, समझते होंगे। आप जानते हो कि 1991 के बाद रूस एक स्वतंत्र देश बना और एक नए संविधान को उसने जो है अपना लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब याद देखिएगा इस पॉइंट को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है, आप मुझे बताओ कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। 22वें में पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था, 23वां कब होगा। इसी के लिए तो पीएम मोदी ने आमंत्रण दिया है रूसी राष्ट्रपति जी को, तो कब होगा ये, सिंपल सी बात है, 25 में होगा। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आप क्या कहते हैं बताइएगा भाई साहब, तो डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जो है सूची से हटा दिया जाएगा। यह हटाया गया, ये अभी हाल ही में
निर्वाचन आयोग ने ऐसा किया है। आप जानते होंगे बहुत सारी पार्टियां ऐसे बनती बिगड़ती रहती हैं, कुछ पार्टियों का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने अभी हाल ही में 334 कुल ऐसी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनको क्या है, उनको जो है आरयूपीपीएस की सूची से हटा दिया है। ठीक है, यानी कि देश में चुनाव प्रणाली को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। इन दलों को पिछले 6 वर्षों यानी कि 2019 से अब तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा और इनके दफ्तर पंजीकृत पते पर भी नहीं पाए गए, यानी कि ना इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जो इनके एड्रेस थे इनके ऑफिस के वो भी उन एड्रेसेस पर नहीं पाए गए। ऐसे में इनका कोई भी अस्तित्व नहीं था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको क्या किया, उस सूची से हटा दिया है। ठीक है, चलिए आप जानते होंगे कि इन जो पार्टियां हैं इनको क्या किया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29B और 29C, आयकर अधिनियम 1961 और चुनाव प्रतीक यानी कि अक्षर और आवंटन आदेश 1968 के तहत मिलने वाले किसी भी लाभ का अधिकार नहीं रहेगा। ये सारे अधिनियम हैं, आप जानते होंगे। और अगर सूची से कोई हटा दिया जाता है तो इन्हीं नियमों और कानूनों के तहत जो है कोई भी लाभ इनको नहीं मिलेगा आगे। ओके, अगर कोई पार्टी इस फैसले से असंतुष्ट है वह आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील कर सकती है। भाई साहब तुमने हमको काहे हटा दिया है, तो आप अपील करने के हैं एलिजिबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमने हटा दिया तो हटा नहीं। अगर आपको लगता है कि आप ए नाम की राजनीतिक पार्टी थी लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ा, आपको सूची से हटा दिया गया, देन यू कैन अप्लाई फॉर जस्टिस। ओके, चलिए वर्तमान में देश में 6 राष्ट्रीय दल, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या 6 राष्ट्रीय दल हैं। अच्छा भाई साहब एक बात जरा मुझे बताओ तुरंत कमेंट करके कि 6 जो राष्ट्रीय दल हैं वो कौन से 6 राष्ट्रीय दल हैं। और एक बाबूजी लोग इस पर प्रश्न आ चुका है पहले, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 6 राष्ट्रीय दल फटाफट मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके जल्दी जल्दी से बता देंगे कि सर ये 6 राजनीतिक पार्टियां हैं। 3-4 पार्टियां तो बड़ी कॉमन है, आप जानते होंगे। 1-2 में जो है आपको कंफ्यूजन होगा वो बता दीजिए मुझे फटफट जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 6 राष्ट्रीय दल हैं और 67 राज्य स्तरीय दल और 2854 जो हैं ये क्या हैं, ये एक तरीके से अपने आप में जो लोकल होती हैं, बॉडीज होती हैं, पार्टियां होती हैं, वो हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार कोई पार्टी यदि, ध्यान सुनना, जो अभी प्रेजेंट टाइम का रूल है कि कोई पार्टी यदि लगातार 6 वर्षों तक जो है चुनाव नहीं लड़ती है तो उसका नाम पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाता है। यानी कि अगर मैंने कोई ए नाम की पार्टी बनाई है, ठीक है, हमने ऑफिस भी खोला, लेकिन अगर 6 साल तक हमने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तो जो पंजीकृत सूचियां जो होती हैं, लिस्टिंग जो होती है चुनाव के पास, उससे उस सूची से हमारा नाम हटा दिया जाएगा। और अगर नाम हटा दिया गया है तो मैं इस चीज के लिए एलिजिबल हूं, किस चीज के लिए, मैं आयोग में जो है अपनी बात रख सकता हूं कि भाई हमें क्यों हटाया गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चुनाव आयोग चर्चाओं में, तो चुनाव आयोग आप जानते होंगे स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 की होती है। ठीक है, और इसी कारण से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, उम्मीद करता हूं कि इसको आप नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 324 बहुत बार आपकी एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, कि भैया निर्वाचन आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है, 324 से है। तो आर्टिकल 324 से लेकर के और 329 तक चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। चुनाव आयोग का चुनाव संवैधानिक निकाय है या कैसा निकाय है, कितने सदस्य होते हैं, क्या कार्य होता है, राज्य निर्वाचन आयोग और जो है आपका ये जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इन दोनों पर खूब प्रश्न पूछता है। जरा एक प्रश्न मुझे बताओ कि जो पंचायतों का इलेक्शन होता है भाई साहब, क्या पंचायतों का इलेक्शन कौन कराता है, बताइए तुरंत कमेंट करके मुझे ये बताइए कि पंचायतों का जो इलेक्शन होता है उन पंचायतों का इलेक्शन कौन कराता है। तुरंत उत्तर दीजिए फटाफट से, बैठे मत रहिए, ध्यान मत लगाइए कि अभी मैसेज आ रहा होगा, चटियाएंगे ना तो जीवन गोलगप्पा हो जाएगा भाई साहब। ठीक, कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, कोई राजनीतिक दल अगर लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो अपने दर्जा खो देता है, यानी कि एक तरीके से पंजीकृत दलों की सूची से उसे हटा दिया जाता है। तो ये देखो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ही तो हो जाएगा, उसका नाम
पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाता है। बस हो गया, सिंपल सी बात है। सी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्या आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी होना चाहिए? अगर हाँ है तो आप बताइए मुझे कमेंट करके। मेरे अकॉर्डिंग तो सी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, असम के मूल निवासियों को अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस प्रदान करने की शुरुआत कर दी गई है। कहां पर? असम में। आप जानते होंगे असम क्या है, नक्सली एरियो में से आता है, और ऐसे में वहां पर जो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां के नागरिक अपने आत्मरक्षा के लिए यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स रख सकते हैं, यानी कि उनको लाइसेंस रखने का अधिकार जो है राज्य सरकार प्रदान कर देगी। हालांकि आप जानते होंगे कि यह लाइसेंस प्रदान करना अपने आप में घातक भी साबित हो सकता है। इसके लिए विपक्षी पार्टियां जो इसका पुरजोर विरोध भी कर रही हैं। हालांकि एक पॉइंट अब देखा जाए तो सही भी है, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गलत भी है। लेकिन चूंकि मामला वहां पर ऐसा हो चुका है कि वहां पर उनको सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन देना सरकार की मजबूरी बन गई है, या यूं कह लीजिए कि सरकार के प्राथमिकताओं में से एक है, ताकि आम जनमानस की रक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वही बात यहां पर लिखी गई है, यानी कि असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती एवं संवेदनशील क्षेत्रों में, यानी कि जो बॉर्डर एरियाज हैं और जो सेंसिटिव जोन हैं आपके, वहां पर रह रहे मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यानी कि असम सरकार के मूल निवासियों को अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने के लिए लाइसेंस प्रदान करने की शुरुआत करने वाली है। ठीक है, जल्द ही इस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं सुलभ बनाने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो ये चर्चा में रहा है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। काफी चर्चाओं में रहते हैं अपने विभाग शब्दों के लिए। इस विषय में जानकारी देते हुए कहा कि यह पोर्टल अगस्त माह में ही जनता के लिए औपचारिक रूप से आरंभ कर दिया गया, यानी कि अभी अगस्त चल ही रहा है, इसी अगस्त में पोर्टल बन जाएगा और आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छा, असम एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, तो आप क्या काम करिएगा, असम के बारे में पढ़ लीजिएगा। टास्क नंबर 2 है आपका। होमवर्क क्या है? ये आपका SW है, टास्क नंबर 2 है। टास्क 1 हमारा क्या था? आपको निबंध लिखना था, मैंने बता दिया था। और टास्क 2 क्या है? असम के बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क होते हैं, असम की कौन सी प्रमुख नदियां होती हैं, और असम के सीमावर्ती जो राज्य हैं, यानी कि असम से लगे हुए कौन कौन से अदर स्टेट हैं, जरा उनके बारे में जानकारी दे दीजिएगा मुझे। ठीक है, पक्का है? आइए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, असम सरकार द्वारा राज्य के सीमावर्ती एवं संवेदनशील क्षेत्रों में रह रहे मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए कौन सा कदम उठाया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है, या फिर मूल निवासियों को हथियार खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, या फिर मूल निवासियों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, या फिर राज्य सरकार सुरक्षा के लिए निजी एजेंसियों की सहायता ले रही है। अब आप कंफ्यूज आएंगे तो ई दूमा कंफ्यूज आएंगे भाई साहब BC में, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो, है ना। अब चूंकि मैंने पढ़ाया है, आपने ऐसा प्रश्न देखा, दिल गार्डन हो जाएगा, जल्दी से यही टिक मार्क चले आएंगे, हे भाई साहब BA वाला सही होगा। बस फिर जब मिलाएंगे तो सर पे हाथ रख के रोएंगे, जी क्या हो गया जी, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ध्यानपूर्वक, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार कहता हूं, आप 1 घंटा पढ़िए, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए। उसमें दिमाग यह ना लग रहा हो कि मैंने फोटो के लिए भेजा बोला था तो फोटो आ गई होगी, लाओ देख लेते हैं। अच्छा 9 बजे मैंने टाइम दिया था मैसेज का, तो लाओ देख ले, ऐसा मत कीजिएगा, है ना। बात करना होगा दिल से, 1 घंटा बात कर लीजिएगा, लेकिन जब पढ़ाई कीजिएगा तो पढ़ाई ही कीजिएगा, कोई अन्य काम नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, है ना, यानी कि मूल निवासियों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, भारत वर्तमान में दुनिया में मिलेट्स, जिसको आप जानते हो श्री अन्न भी बोलते हैं, का सबसे बड़ा उत्पादक है। श्री अन्न के बारे में जानते होंगे। हम जैसे जैसे विकास के परिधि में आगे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे हमने अपने पुरानी चीजों को क्या किया, हम छोड़ते हुए चले गए। श्री अन्न, जिसे हम मोटे अनाज कहते हैं, जिसमें बाजरा जौ आदि आता है, वो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आटा इतना ज्यादा जो है फायदेमंद नहीं होता है जितना मोटे अनाज होते हैं हमारे, जौ बाजरा होता है। जौ बाजरा की रोटियां, इनके अन्य सामान बहुत अच्छे बनते हैं। इनको खाने पर
आपकी आयु यानी कि आप दीर्घायु होंगे। ठीक है, आप मैदा खाने पर ना, ये जिलेबी और ये भटूरा और पूड़ी खाने पर ना जीवन नहीं चलने वाला है आपका। ठीक है, हार्ट अटैक हो जाएगा इससे। बहुत घटिया तरीके से इसको शॉप पे बनाया जाता है, खाने का प्रयास मत किया करिए आप लोग, है ना। मोटे अनाज खाइए आप, जो है इनका प्रयोग करिए। तो अभी क्या हुआ है कि वर्तमान में दुनिया में श्री अन्न जिसको कहते हैं, यानी कि मिलेट्स का सबसे बड़ा क्या है, ये यहां पर हमारा प्रोडक्शन होता है, यानी कि सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है अपने आप में, है ना, जो वैश्विक उत्पादन में 38.4% का योगदान देता है, जो एफओ रिपोर्ट 2023 है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये एक बड़ा जो है अपने आप में चीज है ना, श्री अन्न को लेकर के। और आप जानते हो कि विगत कई वर्षों में भारत सरकार ने श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए कई सारी प्रमुख योजनाएं और परियोजनाओं को लॉन्च किया। और आप जानते होंगे कि जब भी कोई विदेशी राष्ट्रपति या पीएम आते हैं तो उनके भोजन में श्री अन्न को जरूर शामिल किया जाता है ना। चलिए, जुलाई 2025 तक भारत ने 2024-25 में कुल 180.15 लाख टन मोटे अनाज का उत्पादन हासिल कर लिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.43 लाख टन अधिक है। यह निरंतर वृद्धि विविध किस जलवायु क्षेत्रों में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के देश के केंद्रित प्रयासों को दर्शाती है अपने आप, कि भाई किस तरीके से सरकार प्रयास इस पे कर रही है। आप जानते होंगे कि राजस्थान ने 2024-25 में सबसे अधिक मिलेट्स उत्पादन किया, और इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। तो आपके एग्जाम में बस ये पूछ सकता है कि 2024 और 25 में मिलेट्स उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। आप तुरंत उत्तर देंगे कि भैया राजस्थान क्या रहा है, नंबर 1 पर जो है राजस्थान, नोट कर लो, भूलना नहीं। दूसरे पर क्या, महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र। और तीसरे पर कौन सा हो जाएगा, तीसरे पर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ये 3 राज्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने 2024-25 में जो है क्या किया, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है किया इसका श्री अन्न का। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, ओके। और भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक है अपने आप में श्री अन्न का। तो ये भी फैक्ट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट। अच्छा, इसकी पीडीएफ जो है रात के 9 बजे जो डिकोड एग्जाम का जो ऑफिशियल पेज है टेलीग्राम का, वहां पर अपडेट कर दिया थी पीडीएफ। ठीक है, तो और बाकी कहीं पर गलती अगर आपको नजर आए तो आप एक बार कमेंट कर दिया करिए मुझे। ठीक है, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री अन्न क्या है, आप जानते होंगे कि श्री अन्न के नाम से प्रसिद्ध मोटा अनाज यानी कि छोटे दाने वाले अनाजों का एक क्या है, समूह, जो अपने असाधारण पोषण और अनुकूलनशीलता के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो मोटे अनाज होते हैं वो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक होते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे अन्य चीजें जो है इसमें पाई जाती हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा मस्त होता है, अच्छा होता है। भारत के अनुरोध पर एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में मोटे अनाज के महत्व को स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। जानते ही होंगे, यह प्रश्न बना भी था एक बार कि किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया। आप कहेंगे सर 2023 घोषित किया गया था भारत के प्रयासों के फलस्वरूप। चलिए, मोटा अनाज क्या करता है, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है और प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन मुक्त होता है। यह फैक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्या ग्लूटेन मुक्त होता है। जिसमें ग्लूटेन होता है वो मामला खतरनाक वाला होता है, और ये क्या होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। कौन, ये जो मोटे अनाज होते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। इसी कारण ग्लूटेन मुक्त होने की वजह से ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, और चूंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ऐसे में जो आपके मधुमेह अर्थात जो आपके क्या जो शुगर पेशेंट हैं, तो मधुमेह और सीलिएक रोग से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। क्यों, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये ग्लूटेन मुक्त होता है। ठीक है, इसके पोषण गुण इसे गेहूं और चावल से बेहतर बनाते हैं, जिससे इसे पौष्टिक अनाज भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेगा कि बताओ जो मोटे अनाज होते हैं उसमें ग्लूटेन पाया जाता है या नहीं पाया जाता। ठीक है, आइए कथन है नंबर 1, स्टेटमेंट फर्स्ट है, भारत मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। कथन 2, मोटा अनाज उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। तो क्या उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, देखो क्या लिखा है, नहीं, उच्च नहीं भाई साहब, कम होता है। तो ई वाला जो कथन है क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ई वाला सही हो जाएगा।
तो विकल्प में अगर आप देखेंगे तो केवल एक कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है आपका। ये ना होगा या कुछ और होगा, देखते हैं भैया उत्तर। तो बिल्कुल से, अरे भाई साहब, हाँ ठीक है, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, इसमें ऐसा लिखा है। अब कथन केवल कथन एक सत्य है, ये भी हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट जो यहां पर डी में ऐसा दिया है कि कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, डी वाला राइट आंसर। चलिए अब अगर, अच्छा एक बात और, अच्छा इस ऑप्शन की जगह पर अगर कोई और ऑप्शन लिखा होता तो ये वाला सही होता आपका, ये ए वाला। ठीक है, ये सही है, लेकिन चूंकि क्या है इसमें डिटेल्स में यहां पर ऑप्शन दिया गया तो ये वाला सही होगा। हालांकि ऐसे विकल्प कम देते हैं, और मैं डाल दिया अलग बात है, लेकिन ऐसे विकल्प कम देता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। क्या की है साझेदारी, आइए इसको देखते हैं। अच्छा, भाषणी जो डिवीजन है, आप इसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ना, याद होगा आप क्या है ये क्या नहीं है। चलिए, तो देश में इनोवेशन यानी कि नवाचार को नई ऊंचाई देने और भाषाई बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर के क्या किया है, एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, यानी कि एक पार्टनरशिप की है अपने आप में। किस लिए, आइए देखते हैं। यह समझौता अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर दीपक बागला और भाषणी डिवीजन के सीईओ अमिताभ नाग की मौजूदगी में संपन्न हुआ। तो भैया अगर यह संपन्न हुआ है तो क्या कुछ होगा, ये देखते हैं। दोनों संगठनों के बीच साझेदारी इस बात पर केंद्रित है कि देश भर में नवाचार कार्यक्रमों में स्थानीय भाषाओं को कैसे शामिल किया जाए, ताकि हर क्षेत्र और व्यक्ति को भाषा की बाधा के बिना इनोवेशन अर्थात नवाचार का हिस्सा बनाया जा सके। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी नया इनोवेशन होता है तो अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, भाषा की प्रॉब्लम आती है, तो निश्चित तौर पर दिक्कत है अपने आप पे। तो ये भाषाई जो अटेंशन है अपने आप में वो ना हो, इसके लिए जो है साझेदारी की गई है। इस साझेदारी के तहत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अकादमी की सामग्री को भाषणी के तकनीकी टूल्स की मदद से कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, और इसके अलावा भविष्य में इस सामग्री को गेमिफिकेशन यानी कि खेल आधारित तकनीक के जरिए और अधिक रोचक और प्रभावी बनाने की योजना भी है, जिससे पढ़ाई और नवाचार की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। तो ये एक बड़ा समझौता अपने आप में अच्छी बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और भाषणी डिवीजन के बीच साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय भाषाओं के माध्यम से नवाचार को क्या करना, बढ़ावा देना। यही ना होगा, कुछ और होगा, सिंपल सी बात यही होगा। तो बी इज द राइट आंसर। कुछ लोग को नींद आ रही होगी, अरे सर अभी तक क्लास नहीं लेते थे, चिल रहते थे, अभी नींद आ रही है, ऐसे करके भाई साहब अच्छी सी कॉफी अच्छी सी चाय बनाइए और आराम से शिप मारते हुए आराम से करंट अफेयर क्लास लीजिए। ठीक है, ये आप करेंगे तो इससे आपका स्टैटिक और डायनेमिक पर्सन दोनों रेडी होगा, है ना। तो जीवन के 40 मिनट निकाल लीजिए अपना समय। विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी की है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो भारत 6 से 8 अगस्त तक नई दिल्ली में प्रतिष्ठित विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी की है। ठीक है, और इस 3 दिवसीय तकनीकी बैठक में व्यवहारिक प्रशिक्षण के केस स्टडी और वैश्विक नियामक समाज जो है संपन्न हुए हैं अपने आप में। ठीक है, क्या विश्व स्वास्थ्य यानी कि WHO और हर्बल औषधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी। हर्बल जो औषधियां होती हैं आप जानते होंगे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं और कोई बहुत साइड इफेक्ट वगैरह इसका नहीं होता है ना। यह वर्कशॉप आयुष मंत्रालय द्वारा WHO और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथिक वैश्विक संहिता आयोग के सहयोग से आयोजित की गई। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, किसके सहयोग से ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। यह कार्यशाला अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी आदान प्रदान के करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी, और इसके 5 प्रमुख उद्देश्यों में सहयोग को बढ़ावा देना, सुरक्षा और प्रभावकारिता तंत्र को बढ़ावा देना, नियामक व्यवस्था का समर्थन करना और वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को सशक्त बनाना क्या है अपने आप में शामिल है। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, मुख्य आकर्षणों में WHO और IRCH कार्य समूह 1 और 3 की समीक्षा शामिल है, जो हर्बल दवाओं की सुरक्षा, विनियमन, प्रभावकारिता और इच्छित उपयोग पर केंद्रित है। इसके अलावा पूर्व नैदानिक अनुसंधान, नियामक ढांचे और सुरक्षा मामले के अध्ययन पर 17वां अश्वगंधा, ठीक है, यानी कि इसको विथेनाया
सेमनीफेरा बोलते हैं, पर केंद्रित चर्चा शामिल है। ओवरऑल कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारी हर्बल मेडिसिन होती हैं, हर्बल जो औषधियां होती हैं, इसके विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो है, जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं, है ना, अपने आप में एलोपैथ है, वो अपने आप में इतना इस कदर लोगों में शुमार हो गया है कि उसके चीजें, उस पर पैसा हमारा बहुत लगता है। एक मेडिसिन जिसका प्राइस 1 रुपया होता है, वो कई 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 गुना ज्यादा जो है महंगे दामों पर बेची जाती है। उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं आजकल, है ना। खैर, क्वेश्चन इस पे कि WHO और IRCH कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिंपल सी बात है कि जो हर्बल औषधियां होती हैं, उनके वैश्विक नियमन और सहयोग को बढ़ावा देना, ये बी वाला पॉइंट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल। अनलॉकिंग ए पर $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जो अभी हाल ही में जारी की गई है। ये किसने जारी की है, इस पर चर्चा करेंगे, और ये रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी किसने की है? नीति आयोग ने जारी की। किसने? नीति आयोग। और नीति आयोग आप जानते होंगे भारत का थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में होती है। नीति आयोग का परिणाम क्या था? योजना आयोग था। केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताइए। और नीति आयोग पर अक्सर जो है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो नीति आयोग ने अनलॉकिंग 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जो है जारी की है, जो वर्तमान में चुनौतियों का सामयिक एवं व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है, और साथ ही भारत के इलेक्ट्रिक आवागमन के क्षेत्र में तेजी से बदलाव लाने के लिए आवश्यक प्रमुख उपायों पर क्या करती है? प्रकाश डालती है। तो ये एक बात है। इलेक्ट्रिक वाहनों का जो मामला आप जानते होंगे, बड़ी तेजी के साथ जो है आप लोग जो है गाड़ी, स्कूटी और बाकी चीजें देखते रहे होंगे ना। तो इसमें आत्मनिर्भरता प्रदान कर रहा है अपने आप में भारत, है ना। यह रिपोर्ट भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तेजी लाने का एक खाका प्रस्तुत करती है। आप जानते होंगे कि सरकार का लक्ष्य 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का है। पता है कि नहीं पता है? 2070 तक क्या है? अरे भाई साहब, ये सब प्रश्न याद रखिएगा। 2070 तक, ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन का जो है क्या लक्ष्य रखा गया है? जीरो कार्बन एमिशन का। तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ावा देना, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, ये सब क्या है? शामिल है सरकार की योजनाओं में, ताकि हम कार्बन एमिशंस को क्या कर सकें? रोक सकें। क्योंकि आप जानते होंगे जो सड़क पर तेजी के साथ फराटा मारती हुई गाड़ियां होती हैं पेट्रोल डीजल आधारित, वो क्या करती हैं? बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है करती हैं। और ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों के होने से यह प्रदूषण काफी कुछ क्या हो जाएगा? नियंत्रित हो जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा सीएनजी से लेकर के अलग अलग जो है कार्य भी किए जा रहे हैं, ताकि हम जीरो कार्बन एमिशंस के लक्ष्य को प्राप्त कर सके अपने आप पे, है ना। चलिए, नेट जीरो लक्ष्य जिसको बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रिपोर्ट नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा, ठीक है, राजीव गौबा द्वारा जारी की गई है। और इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ कौन है? VR सुब्रमण्यम है। भाई साहब प्रश्न पूछ सकता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी, नीति आयोग के विशिष्ट फेलो OP अग्रवाल और नीति आयोग के ई मोबिलिटी कार्यक्रम निदेशक सुधेंदु सिन्हा सहित अन्य व्यक्ति जो इसमें उपस्थित थे। भारत 2030 तक बेचे जाने वाले कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की 30% हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। यह फैक्ट भी आपके लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट कि भारत किस वर्ष तक जो है बेचे जाने वाले कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की जो है 30% की हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। तो आप कहेंगे सर 2030 तक करना चाहता है, या 2030 तक कितने %? तो 30%, ठीक है, याद रहेगा। तो 2030 से 30 याद रखिएगा, बस इतना याद रहेगा आपको पॉइंट। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि बताइए भैया, ये जो रिपोर्ट यहां पर लिखी गई है, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा, या पूछ ले कि अगर इसको हटा देंगे तो भी हो जाएगा नीति आयोग, यानी कि ये रिपोर्ट एक्चुअली में नीति आयोग की द्वारा जारी की गई, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या सही। ओके, याद रहेगा। चलिए अब ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज हमने 7 ही प्रश्न दिए हैं, लेकिन अगले दिन हम लोग 8-9 प्रश्न को करेंगे डेली, ठीक है। आज शुरुआत थी तो मैंने कम ही दिया है। तो अब आपके लिए प्रश्न है छोटा सा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर जरूर देंगे। आसान ही प्रश्न पूछूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट में जाकर के उसका उत्तर देंगे
तो हमें लगेगा कि आप एक्टिव हैं और उत्तर देते हैं। ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न आप अगर उत्तर देंगे तो ऐसे आपके 20-25 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हर महीने तैयार हो जाएंगे और ये बड़ा फायदेमंद होगा आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उत्तर जरूर देंगे ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ कनेक्ट थे अपने आप में। ओके, नाउ अब एक एडवर्टाइजमेंट आपके लिए, पीसीएस का बैच हमारे यहां पर चल रहा है और उसके पहले एक निबंध आप यहां पर देख लीजिए। ये आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, टैरिफ वार एक आर्थिक युद्ध, इस पर निबंध आपको लिखना है। 600 शब्दों में आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं अपने आप में, और आप चाहें तो हमें भेज भी सकते हैं 8604440921 पर। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको लिख के भेज दीजिएगा, चेक कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी आरओ का मेंस का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। क्या? मेंस का बैच। ठीक है, अगर आपका प्री निकल रहा होगा तो मेंस आरओ का बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्टेक्ट आप हमें इसी नंबर पर, यानी कि 860, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं तो कंफ्यूज आ जाएंगे आप लोग, है ना। इसी नंबर पर, क्या मेंस के लिए भी आरओ 860-860-4409201 860-4409201 पर आप जो है मेंस का बैच आरओ का लिख करके, मेंस बैच आरओ लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको डिटेल्स में भेज दूंगा। इसमें आपको आंसर राइटिंग आपकी प्रैक्टिस, आपका वीडियो लेक्चर आपके, उसके नोट्स आपके, है ना, टेस्ट सीरीज आपकी, कॉपी प्रॉपर चेक करके उसका फीडबैक देना, ये सब कुछ इसमें शामिल रहेगा। तो आप चाहें तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और पीसीएस का फाउंडेशन बैच भी हम लोग का चल रहा है, इस पर भी अभी ऑफर चल रहा है, तो इसके लिए भी आप पीसीएस 2026 लिख करके इस दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी हो गई जानकारी। अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, कल हमारी मुलाकात होगी। कल 8 बजे पूरी शिद्दत के साथ आप लोग उठिएगा और क्लास जो है हमारी करिएगा। ठीक है, तो शुभकामनाएं है, मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।